हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राज लालवानी। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, एलील। ये जो चार चीज़ें हैं, थोड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा क्या है क्रोमोसोम, क्या है क्रोमोसोम। देन उसके बाद देखेंगे डीएनए क्या होता है। देन उसके बाद देखेंगे जीन क्या चीज़ है। देन उसके बाद देखेंगे हम एलील क्या होता है। तो क्लास 12th में अगर हम देखें तो दो टॉपिक है, इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस पूरा जेनेटिक्स है। और इसमें मेनली अगर आपको क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, एलील नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है और एलील क्या है। लेकिन इससे पहले देखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें होती क्यों है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये कहाँ होती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो भी है ये कहाँ होंगे, हमारे सेल के न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ होगा, हमारे सेल में होगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलो ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है। सेल के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेनली क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल, सेल का दिमाग होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने ब्रेन से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही एक सेल को कंट्रोल करता है उसका न्यूक्लियस। लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसी क्या चीजें होती है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हमारे ब्रेन में ऐसी वो कौन सी चीजें होती हैं जो कंट्रोल करते हैं, एक्चुअल में कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वैसे ही सेल में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए होता है ये हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। ठीक है, तो ये डीएनए हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इन द सेंस पूरे बॉडी बना किससे है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है, तो टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स से। और हर एक सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, उसके अंदर डीएनए। तो अब डीएनए भी कैसे कंट्रोल करता है ये तो बहुत एक्सपांडेड फॉर्म में इसको बताना पड़ेगा आपको। बट एक छोटा सा अगर हम टॉपिक देखें कि डीएनए में ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी के कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, है ना, और हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए, हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कौन कंट्रोल करता है और ये होता कैसे है। तो यही सब टॉपिक इन चार चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये चार चीज़ें मिलकर के कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं देखूं कि ये चार चीज़ें एक्चुअल में अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक ही पार्ट है। ठीक है, तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये चारों चीज़ें एक ही पार्ट है ना। तो देखेंगे कि ये चारों एक ही पार्ट कैसे है। अब एक एक करके इसको हम देखेंगे। अब ये जो डीएनए है ना, इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये मान के चलो कि डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो ये कुछ इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए। ठीक, अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है अगर ये कॉइल्ड हो जाए, ये डीएनए अगर कॉइल्ड हो जाए, तो कॉइल्ड होने के बाद मान चलो अगर ये इतना लंबा डीएनए है तो कॉइलिंग के बाद बेटा आपको मान इससे भी छोटा क्या मिलेगा, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो ये क्या चीज है, ये क्रोमोसोम्स। ये क्या चीज है, ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जैसे मान के चलो कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो जो धागा होता है जिससे हम पतंग उड़ाते हैं, उस धागे को हम चक्री में लपेटते हैं। तो मान के चलो कि धागा जो है तो बहुत लंबा होता है, चक्री तो छोटा सा होता है। तो धागा है
डीएनए और जो चक्री है मान के चलो वो क्रोमोसोम्स है। तो बेटा धागे को हम क्या करते हैं, चक्री में लपेट देते हैं, मतलब उसकी कॉइलिंग करते हैं। तो धागे को जब हम चक्री में उसकी कॉइलिंग करते हैं तो चक्री में धागा एकदम ही कॉइल्ड फॉर्म में रहता है और वो बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन खोलते जाएंगे तो क्या होगा, वो काफी बड़ा होगा। तो ठीक वैसे ही डीएनए को एक धागे के जैसा समझो, और जब हम डीएनए की हाईली कॉइलिंग करेंगे तो बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर के रूप में आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, इट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देन उसके बाद हम आते हैं जीन क्या होता है। तो अगर जेनेटिक्स हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो क्या होता है कि जैसे डीएनए पूरा का पूरा हमारी बॉडी के हर एक स्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करता, डीएनए में भी छोटे छोटे से पार्ट होते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूं कि भाई चलो मान के चलते हैं कि डीएनए का ये एक पार्ट है, ठीक है, डीएनए का ये हिस्सा, डीएनए का ये हिस्सा एक छोटा सा जो हिस्सा है ये किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हमारा स्किन का कलर, ठीक है, हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, वो तो बेटा अलग अलग लोगों में अलग अलग स्किन का कलर होता है, ठीक है। वैसे स्किन के कलर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, जिसको आप क्लास 12 में पढ़ते हो। बट यहाँ मैं एक सिंपल सा तरीके से बताऊं तो जैसे मान के चलो कि हमारे बॉडी का जो स्किन का कलर है उसको कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा कि हमारे स्किन का कलर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये स्किन के कलर के लिए जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, है ना, तो वो बना कौन रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो डीएनए। लेकिन डीएनए में भी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन इज अ, ये क्या है बेटा, ये जीन है। तो जीन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का ही एक पार्ट होता है जीन, जो कि कंट्रोल करता है कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पर स्किन कलर, ठीक, स्किन कलर ही नहीं, हमारी हाइट, एक पर्टिकुलर हाइट हम अटेन करते हैं, देन उसके बाद हमारी हाइट जो रहती है वो बढ़ना रुक जाता है, ठीक है। किसी की हाइट 6 फीट है, किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की 5 फुट 1 इंच है। तो ये हाइट जो है ये डिसाइड कौन करता है, तो ये जीन ही डिसाइड करता है। तो हमारी बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना, कितना बनेगा, कब तक बनेगा, और उसके बाद उसका ग्रोथ कब तक होगा कि नहीं होगा, ये सब जीन डिसाइड करता है। तो जीन सिंपली क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट होता है। फिर एक सवाल आता है कि क्या सर एक डीएनए में बहुत सारे जीन हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ, हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में ढेर सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। तो ढेर सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए ढेर सारे जीन भी होने चाहिए, ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर्स के लिए ढेर सारे जीन भी होने चाहिए। अब ढेर सारे जीन एक डीएनए में हो सकता है, तो हमारे बॉडी में होते कितने डीएनए हैं? अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें हम बोलते हैं कि ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि एक लंबी सी क्या है, रस्सी है ना, धागा है, उसको हम एक चक्री में लपेट दें तो मान के चलो ऐसे ही 46 चक्रियां हैं जिसमें अलग अलग तरीके से धागा लपटाया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक सोचने वाली बात है कि मैं बोलूंगा कि ऐसे क्रोमोसोम्स हमारे हर एक सेल में, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैं आपको बोलूं कि क्रोमोसोम्स होते हैं मतलब डीएनए का थ्रेड कितना होगा, डीएनए को ऐसा थ्रेड के रूप में मानते हैं, तो डीएनए थ्रेड कितना होगा, 46। क्यों? क्योंकि हर एक थ्रेड कॉइल होकर के एक क्रोमोसोम बनाता है। तो 46 क्रोमोसोम है, मतलब डीएनए के कितने थ्रेड हुए, 46 डीएनए के थ्रेड हुए, ठीक है। तो हर एक डीएनए के थ्रेड में, हर एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, लेकिन सारे जीन्स ऐसा नहीं है कि काम करते हैं। कुछ जीन इनएक्टिव होते हैं, कुछ जीन एक्टिव होते हैं, ठीक है।
और एक और सवाल आता है कि क्या हमारे स्किन के जो सेल हैं उसमें जैसे कोई दूसरा काम के लिए जीन होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में क्या बनेगा भाई, एंजाइम्स बनेंगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम बन रहा है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, स्पेशली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। तो क्या ये पेप्सिन एंजाइम ये कौन बनाता है? पेप्सिन एंजाइम को कौन बनाएगा? तो डीएनए में जो जीन है पेप्सिन के लिए स्पेसिफिक, इस पेप्सिन के लिए जो जीन है वही वो जीन इस पेप्सिन का एंजाइम को बनाएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछूं, क्या वो पेप्सिन को बनाने वाला जीन हमारे स्किन के सेल में अवेलेबल है? तो हाँ, लेकिन वो वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में है, वो वहां पर एक्टिव नहीं है। वरना यहाँ स्किन में भी क्या बनेगा भैया, HCl बनेगा, पेप्सिन बनेगा, जो कि नहीं बनता, ठीक है। तो जीन हर एक सेल में है, बट जिस सेल में उसका फंक्शन होना है वो उसी सेल में एक्टिव रहेगा, बाकी जगह इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। इसके अलावा ऐसे भी जीन्स होते हैं जो कभी एक्टिव फॉर्म में नहीं पाए जाते, वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए का कुछ सेगमेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसी भी कैरेक्टर के रूप में, और कुछ सेगमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट दिखाया है, ये जीन दिखाया है, ये जीन दिखाया, यहाँ पर एक जीन दिखाया, तो ये जो सेगमेंट है ये किसी चीज में एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। ये सिंपली एक स्ट्रक्चर के रूप में पड़ा रहेगा डीएनए में। तो हमारा क्या क्या हो गया, क्रोमोसोम्स क्या हो गया हमको समझ आ गया, डीएनए क्या होता है समझ आ गया, जीन क्या होता है समझ आ गया। देन आते हैं हम एलील में। अब ये एलील क्या होता है? देखो बेटा, जब भी कोई एक इंसान पैदा होता है तो उसके बॉडी में मदर एंड फादर दोनों के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, क्रोमोसोम्स, ठीक। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक बेबी बनता है तो उसके बॉडी में मदर और फादर के दोनों के जीन इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुआ है, तो उसमें मदर का फीमेल गैमेट और फादर का मेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा, मदर प्लस फादर, फादर से मेल गैमेट आएगा, मदर से फीमेल गैमेट आएगा, ठीक। अब इन दोनों से एक सेल बना, इसमें कितना क्रोमोसोम है? तो 46 क्रोमोसोम है, ठीक। अब 46 क्रोमोसोम जो है एक सेल है, इस सेल में मैंने बताया कि 23 क्रोमोसोम मदर से आएगा, 23 फादर से आएगा। तो जो फीमेल गैमेट होता है इसमें 23 क्रोमोसोम होता है, और जो मेल गैमेट होता है इसमें 23 क्रोमोसोम होता है। मतलब कोई भी गैमेट जो है उसमें नॉर्मल सेल के क्रोमोसोम नंबर से हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। मतलब किसी एक सेल में 46 है तो गैमेट जब भी बनेगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 मदर से आया, 23 फादर से आया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब हुआ कि मदर से 23 डीएनए का सेट आ रहा है या क्रोमोसोम का सेट आ रहा है, और फादर से 23 क्रोमोसोम और डीएनए का सेट आ रहा है। इसका ये मतलब भी हुआ कि कोई भी एक कैरेक्टर को जब भी एक्सप्रेस होना होगा तो मदर और फादर दोनों के जीन साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं 46 में से कोई एक दो क्रोमोसोम्स को उठा के हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि ये दो क्रोमोसोम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि ये एक जीन है जो कि स्किन कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, हाइट को एक्सप्रेस कर रहा है, और भी कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मिनिमम किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम 2 जीन की जरूरत होती है, मतलब 1 पेयर ऑफ जीन की जरूरत होती है। और ऑब्वियसली एक जीन पेयर मदर से आएगा और दूसरा जीन फादर से आएगा, ठीक है। तो मदर और फादर से मान के चलो बेटा कि ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बनता है किससे? डीएनए की कॉइलिंग से, और हर एक डीएनए में एक छोटा पार्ट जो होता है वो जीन कहलाता है। तो मैं यहाँ पर इसको एज अ जीन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? ये जीन है ना। ये जीन ए है और ये जीन ए डैश है ना। तो ये जीन ए डैश कहाँ से आया? मदर से, और जीन ए आया फादर से। तो मान के चलो ये दोनों जीन
स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब तक ये दोनों जीन साथ साथ प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो मिनिमम किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए, फॉर एग्जांपल स्किन कलर या कोई सा भी, जैसे पेप्सिन एंजाइम बन रहा है, तो पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में जो बन रहा है उसको भी बनाने के लिए एक सिंगल जीन से काम नहीं चलेगा, हमको 2 जीन की जरूरत होगी। और 2 जीन में से एक जीन मदर से आया, एक फादर से आया, तो दोनों जीन जो होते हैं, इन दोनों जीन का जो पेयर होता है, ये दोनों जो जीन का जो पेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील। ठीक है, तो किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम एक एलील होना चाहिए। तो एक से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं, जैसे स्किन के लिए मैं बताऊं तो 3 एलील की जरूरत पड़ती है। तो 3 जीन पेयर जो होते हैं वो स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो 3 जीन का पेयर होना ही चाहिए, तब जाकर के स्किन कलर एक्सप्रेस होगा। तो ये हमारा क्या हो गया आज, सिंपल तरीके से क्रोमोसोम्स क्या है, डीएनए क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, और ये चारों के चारों होते कहाँ हैं, क्या होते हैं, कहाँ अवेलेबल होते हैं और काम क्या करते हैं। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, और आगे का देखने के लिए बेटा सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल्स को। थैंक यू वेरी मच।